हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। सुना होगा आपने, देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, इसका ध्यान रखें, तोड़फोड़ ना करें, इसे विरूपित ना करें, इसे नष्ट ना करें। बहुत जगह लिखा हुआ है, पर इसे मानता कौन है? 1984 में ही लोगों को मालूम हो गया था कि ऐसे एक्ट की लाना चाहिए, ऐसे एक्ट को। इसीलिए ये एक्ट आया, क्योंकि लोग पहले भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते। लोग आज भी उपद्रवी या अराजक विचारों वाले लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए 1984 में ये एक्ट आया। इस एक्ट के पीछे हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मेंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ऐसे एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऐसे एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, आपने सुना होगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन होता है, इसके तहत राज्य जो है वह सार्वजनिक संपत्ति का ट्रस्टी है। तो राज्य अगर सार्वजनिक संपत्ति का ट्रस्टी है तो राज्य की ड्यूटी भी है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे। एक नियम, ये एक इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। इसलिए गवर्नमेंट को पावर है, सरकार को पावर है, राज्य को पावर है कि जो सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक हित के लिए उसे सुरक्षित किया जाए। एक बात। दूसरा, आर्टिकल 51 ए कहता है फंडामेंटल ड्यूटी के तहत कि हर नागरिक की ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करे और हिंसा से दूर रहे। तो यानी देखा जाए तो दो सिद्धांत हैं जिनको लेकर ये बना है। पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51 ए कि लोग हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और उसे सुरक्षित करें। दूसरा नियम यह है कि सार्वजनिक संपत्ति एक के तहत सार्वजनिक संपत्ति की राज्य एक ऐसी ट्रस्टी है, न्यासी है और राज्य की ड्यूटी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मुद्दों पर अपनी खुल के राय रखी और थोड़े समय पहले ही नरीमन समिति और थॉमस समिति बनाई गई और उसने ये कहा कि इसमें और चेंज लाया जाए। 1984 में जब ये बनाया गया था तो इतना स्ट्रिक्टर मेजर्स नहीं थे, इतनी तेजी से इतना स्ट्रांग इसका नहीं था। तो इसलिए आपने देखा होगा ये अब तक सार्वजनिक संपत्ति का तोड़फोड़ ऐसा होता है, कोई उपद्रव हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के हो गए, धार्मिक हो गया, या कोई भी उपद्रव होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा लगातार बनी रहती है और आशंका भी ऐसी रहती है कि होगा ही, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होगा। आपने न्यूज मीडिया में देखा होगा कि पार्क जलाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा ऑफिस को फूका जा रहा है, आपने देखा होगा स्कूल बसें, जो सरकारी स्कूल बसें हैं उनको जलाई जा रही है, या और भी बहुत सारे आपने देखा होगा। तो इसलिए नरीमन समिति और थॉमस समिति ने इसके विषय में चेंजेस लाने की अपनी रिकमेंडेशन दी। तो आपको बेसिक मालूम हो गया इसके अंदर क्या है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखिए, हमारे एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या डेफिनेशन पूछा जाता है, या सजा पूछी जाती है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, उसके पीछे सिद्धांत बताया। तो कोई सा भी एग्जाम है मेंस का, आप उसके अंदर ये सिद्धांत लिख दीजिए, भरपूर नंबर मिलेंगे। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहता है कि मिसचीफ क्या है और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। पहले मैं बताता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। 2B में कहता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज B में कहता है, एनी प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल हो या मूवेबल हो, या कोई मशीन हो जो कि ऑन्ड हो, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी कॉरपोरेशन के तहत ऑन्ड हो, या उसके पास हो, या उसके नियंत्रण में हो, वो सार्वजनिक संपत्ति मानी जाएगी। चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जो किसी राज्य के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, किसी समिति के, किसी कॉरपोरेशन के तहत अगर जो उसने उसको कंट्रोल किया है, या उसने उसको ऑन्ड कर रखा है, या अपने पास रख रखा है अपनी पोजीशन में, तो वो भी सार्वजनिक संपत्ति मानी जाएगी। यानी
ये देखिए सेक्शन 2B में सार्वजनिक संपत्ति की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, यानी अगर जो कोई ऐसा प्राइवेट व्हीकल है या ऐसी कोई प्राइवेट संपत्ति है जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, लीज पर है या उसके पास है, उसकी उसकी हिरासत में है, उसकी कस्टडी में है या उसके नियंत्रण में है, एनी हाउ, तो ये माना जाएगा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और इसका नुकसान यानी कि मिसचीफ, 2A में मिसचीफ, 2A में भाई क्या है मिसचीफ? मिसचीफ अब बीएनएस के सेक्शन 324 की जो डेफिनेशन है वही मिसचीफ की यहां भी डेफिनेशन क्या? कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी विद इंटेंशन टू कॉज अ रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। इंटेंशन के साथ आपने डिस्ट्रक्शन किया, आपकी इंटेंशन थी, आपने इंटेंशन की प्लस डिस्ट्रक्शन किया आपने, ठीक है, और क्या? ताकि डैमेज हो या लॉस हो। इंटेंशन चाहिए, डिस्ट्रक्शन चाहिए, और उस डिस्ट्रक्शन से डैमेज हुआ हो या लॉस हुआ हो, इंटेंशन होनी चाहिए, तो ये माना जाएगा कि ये मिसचीफ के दायरे में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। आमतौर पे मेंस के एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या डेफिनेशन पूछी जाएगी या पेनल्टी पूछी जाएगी। अब मैं पेनल्टी में आता हूं। सेक्शन 3 कहता है पेनल्टी, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये सभी पेनल्टी के हैं। सेक्शन 3 कहता है कि अगर जो आपने ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, मिसचीफ किया है, तो आपकी सजा 6 महीने से लेकर 5 साल प्लस फाइन हो सकती है। 5 साल तक की आपकी सजा हो सकती है। कैसे? और देखिए क्या क्या, एनी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई, लाइट सप्लाई, पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, ऑयल इंस्टॉलेशन, सीवेज वर्क, माइन, फैक्ट्री या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी किसी चीजों को मिसचीफ में 5 साल तक की सजा हो सकती है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक का बहुत बड़ा क्लॉज होता है। तो अगर जो आपने इन सब संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पे इंस्टॉलेशन लगी हुई है, किसकी? वाटर सप्लाई की, लाइट की, पावर की, एनर्जी की, ऑयल इंस्टॉलेशन, सीवेज वर्क, माइन है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सब से रिलेटेड होगी तो आपको हैवियर सजा मिलेगी। इसलिए आपने आज तक कोई एक्ट नहीं देखा होगा जिसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की, एक डिफेमेशन का था लेकिन वो भी अब नहीं है। तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा प्लस फाइन। 6 महीने और 5 साल में तो बहुत बड़ा गैप होता है, यानी जितनी गंभीर प्रकृति होगी उतनी सजा बढ़ती जाएगी। ये सभी गंभीर हैं, इसलिए क्योंकि लोगों के हित से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें अधिकतर सजा मिलेगी। सेक्शन 3 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 कहता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। आग लगाना, एक्सप्लोजिव यानी आग लगाना, बम मारना, इस तरीके से आपने कोई काम किया तो क्या होगा? तो 10 साल तक की सजा होगी। भाई ये तो आगजनी हो गई, बमबारी हो गई। सेक्शन 4 कहता है आगजनी और बमबारी के द्वारा, सॉरी, सेक्शन 3 कहता है नॉर्मल तोड़फोड़। तो यानी सेक्शन 3 में भी ये वाले ग्रेव हैं, और वो भी अगर जो आगजनी हो गई या गोला बारूद का इस्तेमाल हो गया तो 10 साल तक की सजा जा सकती है। यानी देखिए कैसे 3 से 4 तक कैसे इसको यूज किया गया है। सेक्शन 5 में कहता है नो पर्सन एक्यूज और कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस, 3 और 4 कहता है जिसको सजा है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा, उसको रिलीज बेल पर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता उसको बेल नहीं मिलेगी, सामान्य तौर पे उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक केस लॉ है वो भी याद रखने की जरूरत है। मोहम्मद शाहजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2011 में कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान अगर जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जाता है तो पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है और ऐसा मुआवजा उस पॉलिटिकल पार्टी से ले सकती है, ना कि सिर्फ उपद्रवी से बल्कि जिस पार्टी से संबंधित थे यानी जिसके बिहाफ पर उन्होंने तोड़फोड़ की है उनसे भी मुआवजा लिया जा सकता है। तो आइए एक बार इसका रिकैप करें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में मेंस के एग्जाम के व्यू से या तो ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया कि क्यों है, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत, या राज्य सरकार इसकी सार्वजनिक संपत्ति की ट्रस्टी है उसके तहत, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है। डेफिनेशन 2A में मिसचीफ है, 2B में सार्वजनिक संपत्ति की डेफिनेशन है, 3 में पेनल्टी है, 4 में और आगजनी और गोला बारूद से हुई नुकसान है। इसमें मैक्सिमम 5 साल की है, इसमें मैक्सिमम 10 साल की है। सेक्शन 5 कहता है बेल नहीं दी जाएगी, और केस कहता है मोहम्मद शाहजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किसी भी प्रायोजित हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है ये एक्ट आपको समझ में आया होगा और मेंस के एग्जाम लिखने में आप सक्षम हुए होंगे। अगर जो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट आप ले लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में चाहे कैसा भी सवाल आ जाए इससे रिलेटेड आप लिख सकेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे मैसेज जरूर करें। थैंक यू।